हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ दैट इज अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से। ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हर एमसीक्यू सीरीज। और पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि डिफिकल्ट, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो राइट और स्टेट, राइट्स के बारे में बात की गई है। ओके, और स्टेट का कुछ कनेक्शन दिया गया है। तो जैसे स्टेटमेंट 1 है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस। ओके, तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये स्टेट को लिमिटेड कर देता है, मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसको लिमिटेड कर देता है और सिटीजंस को एम्पावर करता है। ये अगर मैं राइट्स की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, तो इसमें से सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी देखो, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल, क्योंकि स्टेट्स को क्या कर रहा है, ये लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट द स्टेट होगा। बिल्कुल, तो एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की टुवर्ड्स द स्टेट, क्योंकि स्टेट को लिमिटेड करने की कोशिश करता है कि आप ये नहीं कर सकते, और सिटीजंस को एम्पावर करता है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोचिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर देता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the constitution। okay, fundamental right को enforce कौन कर सकता है, किसके पास ये पावर है। सारे कोर्ट्स, पार्लियामेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। तो किसके पास ये पावर है कि एनफोर्स करे फंडामेंटल राइट्स को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 दैट इज टू सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 दैट इज टू हाई कोर्ट। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को याद रखिएगा पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं आपको डिटेल देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को 32 डिक्लेयर करता है, रिमेंबर, कि उनके पास ये पावर्स है। और वो ये भी देखते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड कर देते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो वो आर्टिकल नंबर 13 में है, याद रखिएगा। इनडायरेक्टली एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। डायरेक्टली तो जुडिशियल रिव्यू कहीं नहीं मेंशन है, बट इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। तो ये आपको याद रखना है कि एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। पहला स्टेटमेंट, सस्पेंड हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, सस्पेंड हो सकते हैं प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल सस्पेंड हो सकते हैं, बट ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट। ओके, रिमेंबर, दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, उन फंडामेंटल राइट का नंबर है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, ठीक है, इमरजेंसी मतलब मैं आर्टिकल नंबर 352 की बात कर रहा हूं, दैट इज नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। इक्वल प्रोटेक्शन, यार याद होगा आपको, अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और अगर देखा है तो आर्टिकल नंबर जो 14 है दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, यही बात करता है। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 14। और आर्टिकल नंबर 14 को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है दैट इज राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद रखिएगा इसकी डिटेल्स, ऑफकोर्स इसका मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी अपने पॉलिटी लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर पॉलिटी लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल में 14 के अंदर है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन भी राइट टू इक्वालिटी से ही है कि राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, किस आर्टिकल के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, 13, 14, 15, 16। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें 14, 15, 16 तो आ रहे हैं, बट 13 डजंट। तो करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। बट 1 जो आर्टिकल 13 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एससी एंड एसटी इज मेड। किस
आर्टिकल में ये चीज ऐड की गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आर्टिकल 15 के 4-5 लिखा है, 16 के 4-5 लिखा है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न ऐसे आर्टिकल्स। मतलब आपको 14-15 याद होगा और डिटेल्स में आपने शायद नहीं पढ़ा हो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दिस इज मेंशन आर्टिकल नंबर 15(5) सब क्लॉज 5, याद रखिएगा। 15 सब क्लॉज 5 में चीज मेंशन है, रिजर्वेशन की बात की गई है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 आपको पता होगा, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, उसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है किस आर्टिकल से, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी मैंने डिस्कस किया, जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली बात करता है, आर्टिकल नंबर 13 रिमेंबर, जो बोलता है कि अगर कोई भी लॉ अगर याद रखिए अगेंस्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तो उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा। सो आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एक तरीके से ज्यादा बड़ा रखता है कंपेयर टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इंदिरा सानी वाली जजमेंट, बड़ी फेमस है इंदिरा सानी की जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इज रिलेटेड टू विच इशू, किससे रिलेटेड है? आपने सुना होगा सर इंदिरा सानी में बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ओके, ऐसा लिमिट लगाई गई थी, उससे रिलेटेड है इंदिरा सानी, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था एसटी का, रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन की बात की थी एससी की, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड है, या इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यस इट वाज रिलेटेड टू इशू ऑफ गवर्नमेंट ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया तो ये भी बोल दिया गया कि अब 50% का जो एक ब्रैकेट बना दिया गया उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम, अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल्स से बता रहे हैं, उसमें आपको बताना है, चूज करना है सही कौन सा है। देखो मैं सीधे सही बताऊंगा क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी था, आर्टिकल 19 to 20 है राइट टू फ्रीडम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 19 to 22। ओके, इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको बनना चाहिए, नहीं बन रहा है ना तो पॉलिटिकल लेक्चर्स देखो मेरे, ओके, एप्लीकेशन में जाके। विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट है? आपने पढ़ा होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 2 आर्टिकल है इसके अंदर 23 और 24, और चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सा है? डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 24 बोलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आर्टिकल नंबर 24 विच डायरेक्टली टॉक्स अबाउट, रिमेंबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, डिटेल आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया किस आर्टिकल के अंदर है? पहली बात तो बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो डायरेक्टली कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यस इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कि इनडायरेक्टली इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), बट डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ऑप्शन नंबर ए को जो है हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग या फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिगार्डिंग। मैंने बताया ना डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, बट ऑफकोर्स इनडायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है, अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड। याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती है ऑन द ग्राउंड्स, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ग्राउंड पे लग सकती है, पब्लिक ऑर्डर पे लग सकती है रिस्ट्रिक्शंस, याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लग सकती है, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म पर, तो इनमें से बताना किस पर नहीं लगती है, तो डी जो है इस पर नहीं लगती, बाकी जो तीनों दिए हुए हैं यस इस पर आप चाहो तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लेना किस किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एज एनुमरेटेड इन आर्टिकल 19(2). ठीक है, तो सब चीज़ें मेंशन है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, बट याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन देख के पहचान लिया मैंने, ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिमिटेशन नहीं होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। पॉलिटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए कि इनमें से आपको एक्सेप्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की बेस्ट डेफिनेशन।
आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो लिबर्टी तो वर्ड सुना होगा, लिबर्टी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स हैं प्रियम्बल में। लिबर्टी की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, इसमें ये पूछा गया है। लिबर्टी मतलब आपको पता होगा फ्रीडम, एक तरीके से लिबर्टी है, तुम्हें कुछ ऐसा वर्ड लगता है। देखो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ये भी नहीं हो सकता। लिबर्टी का बेस्ट आंसर इसमें जो होगा दैट इज डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आपने बोला, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको डिटेल में, याद रखिएगा। देखिए जो ऑप्शन में डी है, अगर आप लिबर्टी अगर पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे डिटेल में, कि लिबर्टी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज है उसमें रिस्ट्रेन नहीं रखना चाहिए, रुकावटें नहीं आनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप हो सके उस तरह की, याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो देखिए जो लास्ट पॉइंट था वो यही बात कर रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो देखना किस तरह यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ओके, तो याद रखिए आप ट्रेवल अब्रॉड कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंदर, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो 14, 19, 21 या नन ऑफ द अबव, ये पूछा गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अब्रॉड ट्रेवल कर सकते हैं, बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी। करेक्ट आंसर दैट इज आर्टिकल नंबर 21, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए लिखा भी इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, रिमेंबर, ठीक है। आर्टिकल 21 आपको पता होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, चलिए 15th में आते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, मतलब अगेन लिमिटेशन है ना, किससे लिमिटेशन लगाई जा सकती, मतलब लिखा है कि इज नॉट सब्जेक्टेड टू, मींस लिमिटेशन लगाई जाती है बट किससे लिमिटेशन नहीं लगेगी। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिमिटेशन लग सकती है, हेल्थ पर लग सकती है, मोरालिटी पे लग सकती है। आर्टिकल नंबर 25 पढ़ना, वहां पे ग्राउंड्स दिए हैं लिमिटेशन के, बट ह्यूमैनिज्म इज नॉट अ ग्राउंड, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये ऊपर के 3 ग्राउंड्स में लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखा होगा सिख की मैं बात करूं तो सिख जो होते हैं वो किरपान बांधते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वेयरिंग ऑफ किरपान्स बाय द सिख्स इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो पता होगा राइट, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर है राइट टू प्रोफेशन, राइट टू फ्री प्रोफेशन, ठीक है। तो बिल्कुल ये उसी के अंदर आता है, और आर्टिकल नंबर 25 इज द करेक्ट आंसर, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन। ओके, तो आर्टिकल नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आर्टिकल 25 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको बताएंगे में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी फेमस आर्टिकल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 31। गलत, ये तो गलत है सीधे यार। करेक्ट आंसर डी हो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये रॉन्ग था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जो वो है वो आर्टिकल नंबर 30 के अंदर आएगा, ना कि 31। द रिट विच मे बी फाइल टू प्रोटेक्ट द राइट टू पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सा रिट इशू किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेबियस कॉर्पस, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। कभी भी बात की जाए यहाँ पर बॉडी को बुलाया जाता है, इसके हम डिटेल अब चाहो तो आप पढ़ सकते हो। हेबियस कॉर्पस, अभी मैं पूरा हेबियस कॉर्पस तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आप चाहो तो मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स एप्लीकेशन जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स, वरना तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, ये किस केस में बोला गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गोलकनाथ केस 1967 की बात करूं तो इसने तो मना कर दिया था कि अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। बट केशवानंद भारती केस 1973 ने परमिशन दे दी थी कि अमेंड कर सकता है, एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सबको अमेंड किया जा सकता है। ओके, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, केशवानंद भारती केस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बेंच भी केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, अरे ये तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर याद रखिए 300A कर दिया था, है ना, और ये फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दी गई थी, दैट इज फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये काम किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है।
एक ब्रिटिश सिटीजन को कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकती? पहले मैं आपको बता दूं कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो एक ब्रिटिश सिटीजन को नहीं मिल सकती, वो आप लिख लो 15, 16, 19, 29 और 30। ये आपको याद रखना है। ये फंडामेंटल राइट जो मैंने लिखी है 15, 16, 19, 29, 30, ये एक किसी भी फॉरेनर को नहीं मिल सकती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए। और एक पॉइंट और बता रहा हूं, ऐसी फंडामेंटल राइट जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल राइट मैं लिख रहा हूं, वो भी लिख लीजिए 14, 15, 19 और 21। दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी पूरा लिखा जाए, ये जो है फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेगी। तो ब्रिटिश सिटीजन को कौन सी मिलेगी? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिल सकती है, 14 के अंदर तो मिल ही सकती है। लाइफ एंड लिबर्टी ये भी मिल सकती है, ये सिर्फ नहीं मिलेगी, ये मैंने बोला है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी मिलेगा, बट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और ये देखिए मैंने लिखा 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए होगा, ये नहीं मिलेगी एक ब्रिटिश सिटीजन को। ओके, तो आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश सिटीजन, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ब्रिटिश सिटीजन को नहीं मिलेगी। और ये जो मैंने आर्टिकल्स लिखे फंडामेंटल राइट्स के, दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होस्टिंग अ नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। बिल्कुल आप होस्ट कर सकते हो। किस आर्टिकल के अंदर ये फंडामेंटल राइट है आपका? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। करेक्ट आंसर बी है, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइवेट में आप बिल्डिंग में एक ट्राई कलर होस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। 23, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आपका वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग शादी करने वाले हैं उनके लिए बता दूं, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, इंटर कास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, किसी से भी कर सकते हो, ये आपकी फंडामेंटल राइट है। नहीं पता तो बताया तो अंडर आर्टिकल 21 दिस इज योर फंडामेंटल राइट। अगर आपको कोई रोके, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना, उसकी केस कर देना, ओके, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो बहुत से लोग जो शादी नहीं की उनको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला होगा, नोट कर लेना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, कौन सी माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करता है? रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक, बोथ, या रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो याद रखिएगा, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर सोच सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसको रिकॉग्नाइज करता है। आप कमेंट कर सकते हैं, यस यू आर कमेंटिंग करेक्ट। करेक्ट आंसर सी है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, हिंदू वर्ड आप देखते हैं आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? बुद्धिस्ट इंक्लूड है, जैन इंक्लूड है, पारसी इंक्लूड है कि सिख इंक्लूड है? सब इंक्लूड है एक्सेप्ट पारसी। तो बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो है वो हिंदू के अंदर काउंट होते हैं अंडर आर्टिकल 25, पारसी इसके अंदर नहीं आते हैं, याद रखना, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है जो सेफगार्ड देता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन? अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो कौन से फंडामेंटल राइट है जो बात करता है अरेस्ट की, डिटेंशन की? तो करेक्ट आंसर याद रखना आपको, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल नंबर 22 है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी हुआ है आर्टिकल नंबर 22, रिमेंबर, है ना। इट टॉक्स अबाउट अरेस्ट, अगर किसी पर्सन को आप डिटेन या अरेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉपर चीजें मेंशन है, क्या प्रोसीजर होगा, वो आर्टिकल नंबर 22 है, वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी देख लेते हैं, ये 4 ड्यूटी लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टोटल आपको बताओ 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके, और ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। कमेंट बॉक्स से मुझे बताओ किस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड हुई और 11 हो गई, ओके। अब आपको बताइए इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने लिया था सोवियत से, रिमेंबर दैट इज रशिया से लिया था। अब इसमें से करेक्ट आंसर बताएं, तो जनरल इलेक्शन में वोट करना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। रेस्ट जितनी भी लिखी है दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, बट इलेक्शन में वोट करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको 4 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई? अमेंडमेंट भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है। और किससे ऐड हुई? तो आंसर है दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। 10 ऐड की गई थी, फिर 1 एक और हो गई, तो टोटल 11 है आज की डेट में। अब देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज।
पहले बता दूं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उनके लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं मेंशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है जिससे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स कर सकें, तो बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्टली रॉन्ग है। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, अभी मैंने बताया कोई लीगल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट बोला गया है तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो नाइदर वन नॉर टू। ओके, यहाँ पे डिटेल देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A के अंदर है, 51A के अंदर आता है। चलो यहाँ पर बता ही दिया मैंने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से थ्रू ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, देयर इज नो लीगल सैंक्शन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्टेड एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 56, ठीक है। अगर आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आज जाकर पढ़ते हो तो आप देखोगे ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 51A, क्योंकि इसी के अंदर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। ओके, तो ये थी सारी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 51A। और यहाँ पर मेरा लेक्चर जो था पॉलिटी का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग मोटी मोटी बुक पढ़ने से अच्छी पतली सी बुक लो मेरी इंडियन पॉलिटी की, और इससे सारे क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। मैं सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप चाहो तो कहीं और से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मेरे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कितना हेल्पफुल ये सीरीज है। ओके, अगर आपको स्ट्रैटेजी जानना है किस तरह प्रिपरेशन की जाएगी यूपीएससी एग्जाम की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी है, इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा, वो वीडियो देख सकते हो। नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे ज़रूर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो। कुछ डोनेट करना चाहते हो हमारे चैनल को, यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इफ़ यू वांट टू डोनेट अस, आप डोनेट कर सकते हो, ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। ओके, नोट्स परचेज करना चाहते हो हर किसी भी सब्जेक्ट के, तुरंत अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको मिल गए, आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्लासेस चाहिए तो क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर जाकर भी ऑफर भी चल रहा है, आप क्लासेस बाय कर सकते हो और एक बार प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो भी कमेंट करिए। कोर्सेज अगर चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, चाहे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF के चाहिए, यूपीएससी के हों, स्टेट सर्विसेज के हों, उड़ीसा के, जम्मू एंड कश्मीर के, साउथ के, तो आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट करें। हमारे नोट्स ऑल ओवर इंडिया बहुत ऑर्डर हो रहे हैं, तो अगर आप भी जल्दी लेट मत करिए, अभी आप नोट्स को ऑर्डर करिए। और अगर आपको सब आता है तो वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कोई और आपके टॉपिक बचे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, चैनल को शेयर ज़रूर करें, इसमें मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट से फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने एरिया में ज़रूर इसको शेयर ज़रूर कर दें। अदर लोग भी प्लीज़ शेयर करें, बट जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग बहुत मैसेज करते रहते हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।